एक मास्टर जी जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर बच्चों को पढ़ाया लिखाया, कभी भी अपने स्वाभिमान पर आंच नहीं आने दी। दोस्तों, उसकी एक इकलौती बेटी अब जवान हो चुकी थी, एमए उसने कर लिया था और अब उसके लिए लड़के की तलाश ये करने लगे थे। दोस्तों, फिर यहाँ पर एक ऐसा रिश्ता मिल जाता है जो इनकी पहुँच से बहुत बाहर था। ये बार बार मना करते हैं कि भाई इन लोगों के साथ हमारा रिश्ता नहीं हो सकता, ये करोड़पति हैं और हम छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं। यहाँ पर जो बिचौलिया होता है वो कहता है कि तुम्हें इस बात से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें दान दहेज नहीं देना पड़ेगा और तुम आराम से अपनी बेटी की शादी इस घर में कर सकते हो। दोस्तों, शादी की डेट तय हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो मास्टर जी होते हैं वो अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते। बेटी को सब कुछ देना चाहते थे, लेकिन वो दें तो कैसे दें, उनकी छोटी सी पेंशन, उसमें से तो बस बैंक्वेट हॉल वगैरह कुछ ऐसे जो कामकाज थे वही हो पाए। कुछ प्रोविजनल फंड था वो निकाला, उससे कुछ सामान वगैरह जेवरात वगैरह खरीद लिए गए, लेकिन अब और कुछ पैसे चाहिए। अब ये करे तो क्या करे। दोस्तों, फिर यहाँ पर जो मास्टर जी होते हैं अपने उस घर को गिरवी रख देते हैं जिस घर को बनाने के लिए उसने अपना खून पसीना उस घर में लगा दिया था। दोस्तों, जैसे ही उस घर को गिरवी रखते हैं उसके बाद वो अपने घर आते हैं, लेकिन उदास रहने लगते हैं। दोस्तों, इस बात के बारे में उसके दामाद को पता चल जाता है और फिर जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अविश्वसनीय कहानी है। दोस्तों, एक बार तो आपको लगेगा कि ये विश्वास करने योग्य कहानी नहीं है, लेकिन ये हकीकत का वाकया होता है। जो दामाद होता है वो बेटे से बढ़कर भी काम करता है। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं कि उस दामाद ने किया क्या था, दोस्तों लास्ट तक वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मेरठ और उसी का शास्त्री नगर कॉलोनी, यहाँ पर एक घर होता है, उस पर लिखा होता है यादव निवास। दोस्तों, यहाँ रहने वाले सुरेश यादव जी जो रिटायर्ड टीचर होते हैं, उनकी पत्नी सावित्री देवी, दोस्तों उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम प्रिया होता है, जिसने MA की पढ़ाई कर ली थी और अब वो स्कूल में बच्चों को टीचिंग किया करती, बच्चों को पढ़ाया करती। अब यहाँ पर सावित्री देवी सुरेश यानी अपने पति से कहने लगती हैं कि आप अब अपनी बेटी के लिए कोई लड़का देख लीजिए। बेटी की उम्र 24 साल हो चुकी है। दोस्तों, अब यहाँ पर सुरेश यादव का एक दोस्त होता है जो दिल्ली में रहता है, वो सुरेश यादव के पास आता है और सुरेश यादव से कहने लगता है कि मैंने हमारी बिटिया के लिए एक रिश्ता देख लिया है, आप भी उसे देख लो, बहुत ही अच्छा लड़का है, विदेश पढ़कर आया है, लेकिन विदेश की उसमें एक भी झलक नहीं है, वो पूरा का पूरा हिंदुस्तानी है। पर सुरेश यादव जब उस लड़के के बारे में पता लगाते हैं तो वो लड़का जिसका नाम आकाश होता है, जो करोड़पति बाप का इकलौता बेटा होता है, जिसके पिता का स्टील का काम होता है, बहुत ही ज़्यादा धन दौलत होती है। दोस्तों, यहाँ पर जो सुरेश यादव है बिचौलिए से मना करने लगते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग उस घर के सामने कुछ भी नहीं है, जीरो हैं और हम लोग यहाँ पर शादी नहीं कर सकते। लेकिन बिचौलिया यहाँ पर यही कहता है कि जो लड़का है वो बहुत ही समझदार है, वो अपने पिता जैसा नहीं है, उसे तो बस ये चाहिए कि एक अच्छी सी बहू उसके घर के लिए आ जाए, उसकी जो पत्नी है वो संस्कारी हो, पढ़ी लिखी हो और उसे कुछ भी नहीं चाहिए, धन दौलत की उसे कोई ज़रूरत नहीं है, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर सुरेश यादव उसकी पत्नी सावित्री के द्वारा समझाए जाते हैं, तब जाकर उनकी थोड़ी सी समझ में आता है और वो इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर आकाश अपने पिता के साथ बहुत बड़ी गाड़ी के साथ इनके घर में पहुँचते हैं तो यहाँ पर जो सुरेश यादव हैं वो कांपने लगते हैं। अब उन्हें लगने लगता है कि यार पता नहीं कैसे इन लोगों से हमारा रिश्ता चलेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो बेटा होता है आकाश यानी कि इनका होने वाला दामाद, वो यहाँ पर प्रिया से भी बातचीत करता है और सुरेश यादव जी से भी बातचीत करता है।
और यहाँ पर सुरेश यादव जी जब इस लड़के का व्यवहार देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इनको ये पसंद आता है। दोस्तों प्रिया का भी जो व्यवहार ये लड़का देखता है तो वो लड़का भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता, बिल्कुल सीधी सादी शालीन, बहुत ही अच्छी, जितनी खूबसूरत वो चेहरे से होती है मन से उससे ज़्यादा खूबसूरत वो यहाँ पर दिखाई देती है। दोस्तों आकाश यहाँ पर शादी के लिए तैयार हो जाता है और आकाश और प्रिया एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। दोस्तों शादी की डेट धीरे धीरे करके नज़दीक आने लगती है, लगभग एक सप्ताह का समय बच जाता है। जो यहाँ पर सुरेश यादव जी होते हैं अपना प्रोविजनल फंड वगैरह निकाल लेते हैं, जो उनके पास जमा पूंजी होती है सब कुछ को निकाल लेते हैं और इधर अपनी पत्नी से कहने लगते हैं कि यार इतने बड़े घर में हमारा रिश्ता हो रहा है, हमारी बेटी वहाँ पर जाएगी तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारी बेटी को कोई गिलानी हो, इसलिए हमें सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सावित्री यहाँ पर कहने लगती है कि उन्होंने दान दहेज के लिए मना तो किया है, आप क्यों इतना दिमाग पर जोर लगा रहे हो। तो यहाँ पर जो सुरेश यादव जी होते हैं वो बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, वो कहने लगते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी जो कमाई है सब कुछ अपनी बेटी के लिए लगा दूंगा, उसके बाद मैं स्कूल में जाकर ट्यूशन पढ़ाया करूंगा और उससे सारा कर्जा उतार दूंगा, मुझे थोड़ा सा कर्जा भी लेना है। दोस्तों अब सावित्री देवी कहने लगती है तुम किस चीज़ पर कर्जा लेना चाहते हो। तो यहाँ पर सुरेश यादव कहने लगते हैं कि जो हमारा घर है जिसको हमने बनाया है उस पर मैं कर्जा लाऊंगा, उसे गिरवी रखना चाहता हूं। दोस्तों पत्नी यहाँ पर आंखों में आंसू ले आती है कि आप अपने घर को गिरवी रखोगे, फिर अगर कर्जा नहीं पटा तो कहाँ रहोगे। तो यहाँ पर सुरेश यादव कहते हैं कि मैं दिन रात मेहनत करूँगा, जितनी मेहनत मुझे करनी पड़े मैं उससे भी ज़्यादा मेहनत करूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद जो सुरेश यादव हैं वो पड़ोस में ही रहने वाले एक साहूकार के पास पहुंच जाते हैं, अपनी ज़मीन के कागजात उनके पास गिरवी रख देते हैं और उनसे एक मोटी रकम ले आते हैं, जिससे सारा सामान खरीद लिया जाता है, जेवरात वगैरह सब कुछ खरीद लिए जाते हैं। लेकिन घर आने के बाद जब वो घर को देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनकी भावनाएं इस घर से जुड़ी हुई थी, एक एक ईंट उन्हें कैसे लगाई थी उन्हें पता था, कितना उन्होंने मेहनत की थी, कितने खून पसीने की मेहनत से वो घर बना था। आज वो घर उन्होंने गिरवी रख दिया था सिर्फ अपनी बेटी की शादी के लिए, उसकी भलाई के लिए। दोस्तों अब यहाँ पर पिता परेशान सा रहने लगता है और जो यहाँ पर इनका दामाद होने वाला था आकाश, वो कई बार यहाँ से घूमता हुआ जाता तो इनसे मिलता हुआ चला जाता, कई बार इनके लिए कुछ भेंट वगैरह भी लेकर आता, यानी कि कुछ उपहार वगैरह। दोस्तों एक दिन का वाक्य होता है जब आकाश मेरठ में किसी काम से आता है और यहाँ पर अपनी ससुराल में भी आ जाता है, प्रिया से भी बातचीत करता है और इधर जब सुरेश यादव जी से बातचीत करता है तो उनका आज व्यवहार कुछ बदला बदला सा लगता है, वो कुछ परेशान से दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर जो आकाश होता है वो कुछ नहीं कह पाता, लेकिन वो भांप चुका था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ परेशानी है। वो अब यहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसकी गाड़ी की चाबी घर के अंदर ही छूट जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर वापस आने लगता है तो उसके दरवाजे पर ही कदम रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सुरेश यादव है उससे उसकी पत्नी सावित्री कहने लगती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए हमारे दामाद को पता चल जाए कि हमने अपना घर गिरवी रख के अपनी बेटी की शादी की, हमारी बदनामी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर सुरेश यादव कहते हैं कि मुझे और तुझे इस सब के बारे में पता है, तीसरा किसी को नहीं पता, इस बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। दोस्तों जैसे ही आकाश ये पूरा वाक्य सुनते हैं तो उनकी समझ में आ जाता है कि यहाँ पर सुरेश यादव की परेशानी का कारण उनका ये घर है। दोस्तों अब यहाँ पर वो अपने घर दिल्ली पहुँच जाता है। उनका एक दोस्त होता है जिसका नाम रोहन होता है। रोहन उनकी कंपनी में काम किया करता है। रोहन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि जो मेरठ है उसमें एक साहूकार है और उस साहूकार के पास जो सुरेश यादव जी हैं उनके घर के कागज़ हैं, उन्होंने उनसे कुछ कर्जा लिया है, लेकिन इस सब के बारे में किसी को पता ना लग जाए। तुम वहाँ जाना, तुम ऐसा करना, मेरठ जाना, वहाँ जाकर साहूकार को ब्याज समेत वो पैसे दे देना और उनसे यही कहना कि सुरेश यादव जी का कोई शिष्य है जो बाहर विदेश में है और वो ये चाहता है कि उनके पास ऐसा कोई कर्जा ना रहे, वो उनकी मदद इसी तरह से करना चाहता है। दोस्तों जो दोस्त है यहाँ पर रोहन, वो साहूकार के पास मेरठ जाता है और वहाँ जाकर उनके सारे पैसे चुकता करा देता है और उनको यही पूरा वाक्य बताता है।
फिर वहाँ से रोहन इस रसीद को वापस लेकर आकर आकाश को दे देता है और आकाश इसे अपनी डायरी में रख लेता है। दोस्तों इधर जैसे ही अगला दिन आता है, जो साहूकार होता है सुरेश यादव के घर पहुंच जाता है और वहां जाकर उन्हें उनके कागजात वापस लौटाने लगता है और कहने लगता है कि ये लो, आपका कर्जा चुकता हो चुका है। दोस्तों यहां पर सुरेश यादव के हाथों पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि मेरा कर्जा कैसे चुकता हो चुका, मैंने तो पैसे दिए ही नहीं। तो यहां पर जो साहूकार होता है वही बात दोहराता है जो इसे रोहन बताकर गया था कि तुम्हारा कोई शिष्य है जो तुमसे पढ़कर गया था, आजकल वो अमेरिका में है और वहीं रहता है। उसे पता चला कि तुम्हारी बेटी की शादी है और यहां पर वो मुझे पैसे देकर चला गया और अपना नाम बताने से वो मना करके गया है। सुरेश यादव बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उनकी पत्नी भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। दोस्तों अब यहाँ पर बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी जाती है और बेटी शादी करके अपनी ससुराल में पहुँच जाती है और वहाँ जाकर आकाश के घर को बड़े अच्छी तरह से संभाल लेती है। अब यहाँ पर जो बेटी है उसके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ जाती हैं। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है और लगभग 7 महीने का समय बीत जाता है। एक दिन का वाक़या होता है जब प्रिया यहाँ पर आकाश की एक डायरी को देखती है। उस डायरी में एक जो पर्ची होती है उस पर्ची को देखती है। उस पर्ची पर उसी साहूकार का नाम लिखा था जो मेरठ का होता है। दोस्तों अब यहाँ पर प्रिया उस पूरी पर्ची को पढ़ लेती है और यहाँ पर जो इसका पति होता है आकाश उससे कहने लगती है कि आकाश तुमने ऐसा किया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो यहाँ पर आकाश कहता है कि मैंने क्या किया। फिर वो पर्ची आकाश को दिखाती है तो यहाँ पर आकाश उससे कहने लगता है कि प्रिया मुझे माफ़ कर देना, मैंने बस यहाँ पर पिताजी के स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे सबके लिए किसी को कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पर प्रिया कहने लगती है कि वो विदेश वाले जो इनके शिष्य हैं वो तुम ही थे। यहाँ पर आकाश कहता है कि हाँ हाँ वो मैं ही था। दोस्तों अब यहाँ पर प्रिया बहुत ज़्यादा खुश होती है, आकाश को गले लगा लेती है और आंखों में उसके आंसू होते हैं। फिर यहाँ पर प्रिया अपने माता पिता को दिल्ली बुलाती है। माता पिता दिल्ली आ जाते हैं और जब माता पिता दिल्ली आते हैं तो जो पूरी कहानी होती है माता पिता को आकाश की वो सारी कहानी उसे बता देते हैं कि जो आपका शिष्य जो आपके घर के पैसे देकर गया था वो कोई और नहीं था, वो आपका दामाद आकाश था। दोस्तों ये सब वाक़या सुनकर जो पिता सुरेश यादव होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुरेश यादव यहाँ पर आकाश को अपने गले लगाने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि भगवान ने मुझे बेटा तो नहीं दिया लेकिन बेटे से बढ़कर दामाद दिया है। पर जो आकाश है वो इन लोगों से कहने लगता है कि मैं आपका बेटा ही हूँ। दोस्तों यहाँ पर सुरेश यादव और सावित्री बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, भगवान का लाख लाख शुक्र मनाते हैं और कहते हैं कि भगवान आपने हमें बेटा तो नहीं दिया लेकिन दामाद ऐसा दे दिया जो बेटे से भी बढ़कर है। दोस्तों अब ये पूरा का पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा खुशियों के साथ रह रहा है। तो यहाँ पर जो दामाद इनका था उसने इतना अच्छा काम किया, यहाँ पर अपने ससुर को जो उनका स्वाभिमान है उसको भी नीचे नहीं गिरने दिया और उसकी मदद भी कर दी। दोस्तों ऐसे दामाद बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं कि जो अपने सास ससुर में अपने माँ बाप का रूप देखें और उनकी जो भी कमियां हैं उसे अपनी कमी बना लें और उनकी सहायता करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएँ। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित कहानियाँ हम आपके बीच लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो दोस्तों अपना ख्याल जरूर रखें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार।